आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भारत और पूरी दुनिया में आसमान छू रही है, तो इसकी एक बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति को अपना पर्सनल टच दिया और यही वजह है कि आज न सिर्फ चीन बैकफुट पर है, बल्कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी ने अपना एक स्पेशल स्टेटस कायम किया। कैसे मोदी ने दुनिया में अपनी कूटनीति की पताका फहराई, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India. ये 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। ये भारत की बदली हुई तस्वीर का सम्मान है। दुनिया बदल रही है, लेकिन वर्ल्ड लीडर नहीं बदला है। मोदी पहले भी वर्ल्ड लीडर थे और मोदी आज भी वर्ल्ड लीडर है। और मोदी के पास वो फ्यूचर प्लान है जिसके दम पर आगे भी मोदी ही वर्ल्ड लीडर रहने वाले हैं। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जीतना है तो वो मोदी की तरफ देखते हैं। अगर दुनिया चीन को चुनौती देना चाहती है तो मोदी की तरफ ही देखती है। अगर दुनिया कोरोना वायरस को हराना चाहती है तो भी मोदी की तरफ ही देखती है। अगर दुनिया इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाना चाहती है तब भी दुनिया भारत और उसके प्रधानमंत्री मोदी की तरफ ही देखती है। इसीलिए आज मोदी वर्ल्ड लीडर है और आगे भी वर्ल्ड लीडर रहने वाले हैं। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फ्यूचर प्लान डिकोड करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे एक तरह से पूरी दुनिया को लीड करने वाले हैं, दुनिया के दूसरे देश कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का लोहा मानने वाले हैं, वर्ल्ड लीडर मोदी के तरकश में और कौन कौन से तीर हैं, ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल दर साल हर मोर्चे पर नंबर 1 की कुर्सी हासिल करते जा रहे हैं। अमेरिका की एक सर्वे एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने एक सर्वे किया था और इस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना के खिलाफ लड़ने वाला सबसे प्रभावशाली नेता कहा गया था। इस लिस्ट में नंबर 1 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। मोदी के बाद नंबर 2 पर मेक्सिको के प्रेसिडेंट लोपेज ओब्राडोर थे। तीसरे नंबर पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी बहुत आगे है। दुनिया के इतने बड़े बड़े नेताओं को पीछे छोड़कर मोदी नंबर 1 नेता की कुर्सी पर बैठे हैं। दुनिया की एक और सर्वे एजेंसी गैलप ने भी तमाम देशों में सर्वे के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि कोरोना से लड़ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में नंबर 1 साबित हुए हैं। ब्रिटेन की ऑनलाइन डिजिटल और एनालिटिक्स फर्म YouGov ने भी अपने सर्वे में कोरोना के खिलाफ जंग में नरेंद्र मोदी को दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता माना है। दुनिया में कुल 7.5 अरब इंसान रहते हैं, लेकिन फोर्ब्स के 2018 के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वें नंबर पर दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ये लोगों का उनमें जो विश्वास है उसके कारण है, और विश्वास 3 कारणों से है कि भाई ये गरीबी से आए हैं तो गरीब की सोचते हैं, समाज की सोचते हैं,
इनको बाकी कोई भी व्यवधान नहीं है। ये 24 घंटे देश की चिंता करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं और देश के भलाई करने के सिवा उनके मन का कोई एजेंडा नहीं है। अब तक 6 मुस्लिम देश और रूस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देशों के राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित कर चुका है। मोदी को सबसे ज्यादा सम्मान मुस्लिम देशों की सरकारों से मिल रहा है। मोदी की लोकप्रियता जाति, धर्म और देश की सीमाओं से परे नजर आती है। कई मुस्लिम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ तो मोदी के बहुत ही अच्छे संबंध हैं। न सिर्फ मुस्लिम देशों बल्कि कई दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के मुरीद हो चुके हैं। Relationship to India is very good and so is mine and भारत के साथ अमेरिका और मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत आसान नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूँ। वे लोग भारत के बारे में बहुत सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ। खासकर आपके प्रधानमंत्री के बारे में बहुत कुछ सोचता हूँ। they think a lot of India and so do I and I think a lot of your Prime Minister. I could be there for what has become the famous Modi. काश आज मैं भारत में होता तो मुझे आपसे गले लगने का मौका मिलता। अगली बार जब आऊंगा तो मैं गुजराती खिचड़ी जरूर खाऊंगा। Weekend. So next time it'll have to be the Gujarati Kishti. एक्सेलेंसी, मुझे बहुत खुशी हुई और आपका समोसा तो इधर पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। You are a revolutionary leader. आप क्रांति शब्द के सर्वोत्तम अर्थों में क्रांतिकारी नेता हैं। आप भारत में क्रांति ला रहे हैं। आप देश के भविष्य को शानदार तरीके से आगे ले जा रहे हैं। आप इजराइल और भारत के बीच संबंधों में क्रांतिकारी बदलाव हमेशा इतने फोकस्ड है। हमारे कैबिनेट मीटिंग के बाद भी वो हमसे इनफॉर्मल चर्चा करते हैं, तब भी उनके मन में सबकी कार्यक्षमता कैसे बढ़े, हम पूरे मंत्रालयों के कार्यचलन में कैसे परिवर्तन करें, ये उनका हमेशा चिंता रहती है और उसके लिए वो लगातार चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं और काम बताते हैं तो और काम का फॉलो भी लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन सभी प्रोजेक्ट्स पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। पीएम मोदी ने भारत की विदेश नीति को कामयाबी से सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया है और इस कामयाबी का राज उनका अलग वर्किंग स्टाइल है। बचपन से अखबार देखते थे, टीवी का जमाना आया तो टीवी में देखते थे। दुनिया के लीडर आते थे, छोटे से देश का भी लीडर हो, बड़े से देश का लीडर हो। एक तो हाइट बॉडी में वो बड़े होते हैं, हम लोग ज़्यादा शरीर में भी थोड़े कम होते हैं। और मैं देखता हूँ हमारे नेताओं को ऐसे करके वो ले जाते हैं। ये चीज़ मुझे बड़ी अखरती थी। मेरे देश के प्रधानमंत्री किसी भी दल की क्यों ना हो, ये बाहर वाले ऐसा करके ले जाते हैं। मेरे मन में रहता था मेरा देश स्वाभिमान से खड़ा होगा। ये मेरे मन में भाव भरा पड़ा था। ये क्यों था मैं नहीं जानता। और इसलिए मुझे 2014 में पूछा तो मैंने कहा था, न मैं आंख झुका के बात करूंगा, न मैं आंख उठा के बात करूंगा, मैं आंख मिला के बात करूंगा। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट हासिल करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान क्या है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे अपनी छाप छोड़ी है। ब्रिक्स, G20, सार्क, आसियान, नैम, इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया विजन और नया मिशन दिया है। अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में चीन भी शामिल है।
प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स का इस्तेमाल पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए किया है। पीएम मोदी ने जब ब्रिक्स में आतंकवाद का मुद्दा उठाया तो चोट पाकिस्तान को लगी, लेकिन कराह बीजिंग से उठी। यानी ब्रिक्स में आतंकवाद के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान को घेरने का काम पीएम मोदी ने किया। इस तरह G20, जो दुनिया के 20 देशों का संगठन है और जो दुनिया का 80% कारोबार करते हैं, यहां विकसित देशों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग कंट्रीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज यानी उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक साथ लिया। G20 की अगली समिट 21-22 नवंबर 2020 को सऊदी अरब के रियाद में होने जा रही है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए उठाए गए सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे क्लाइमेट चेंज पर भी बात होने वाली है। दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के अलावा सार्क के बाकी देशों को वैज्ञानिक और तकनीकी मदद प्रदान की। भारत ने पाकिस्तान के अलावा सार्क के बाकी देशों को अपनी सैटेलाइट का डेटा मुहैया करवाया है। इससे जहां सार्क के देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ी, वहीं पाकिस्तान अकेला पड़ गया। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान में भी अपने नेतृत्व की अलग छाप छोड़ी। पीएम मोदी की खासियत यह है कि वो परंपरागत और पुरानी कूटनीति को पीछे छोड़कर छोटे छोटे देशों के बने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को खूब महत्व देते हैं। जैसे पीएम मोदी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल को मिलाकर बने हुए संगठन BBIN को खासा तवज्जो देते हैं। एशिया के बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में चीन भी शामिल है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन संगठनों में भी चीन के साथ मिलकर काम किया। हालांकि यह चीन की मर्जी है कि वो भारत के साथ कितना सहयोग करता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स में भारत चीन के साथ मिलकर काम कर रहा है। ठीक इसी तरह UN में परमानेंट सीट हासिल करने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त प्लानिंग चल रही है। दुनिया में कुल 193 देश हैं। इनमें से 110 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ से कम है। सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए संयुक्त राष्ट्र में मौजूद देशों की संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए। ऐसे में इन छोटे छोटे 110 देशों के वोट भी बहुत कीमती हो जाते हैं। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले भारत सरकार करीब 10 अफ्रीकी देशों से रिश्ते मजबूत करने पर जोर दे रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने 2015 में अफ्रीका के 54 देशों के साथ रिश्तों को बढ़ाना शुरू किया। कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के खिलाफ प्रस्ताव आया तो अफ्रीका के इन्हीं छोटे छोटे देशों की मदद से भारत के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव गिर गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात बखूबी जानते हैं कि आज की दुनिया में जरूरत न सिर्फ इस बात की है कि आप बड़े देशों के साथ एंगेज करें, बल्कि उतनी ही जरूरत इस बात की भी है कि आप दुनिया के छोटे छोटे मुल्कों के साथ भी एंगेज करें। शायद यही वजह है कि 2015 का जो इंडो अफ्रीकन समिट हुआ था उसमें 54 अफ्रीकी देश जो हैं उनको निमंत्रण दिया गया था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही पहल थी। उन्होंने इस बात को समझा कि कैसे इन छोटे छोटे मुल्कों के साथ भी एंगेज करना बेहद जरूरी है। अब यही देश भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की सीट के लिए भी जरूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भारत आज हर तरह से इनका सपोर्ट करना चाहता है। कोरोना से जूझ रही दुनिया, खासकर अफ्रीका के देशों के लिए भी मोदी उम्मीद की एक किरण है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO की एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चीन से फैलने वाला कोरोना इन गरीब देशों की अर्थव्यवस्था को बड़े बड़े घाव दे चुका है। अब इन अफ्रीकी देशों को भारत की सस्ती वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। जब अफ्रीका के इन गरीब देशों को भारत की वैक्सीन मिलेगी तो अफ्रीकी महाद्वीप और भारत दोनों के रिश्ते और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रिश्ता अफ्रीका के साथ बनाने जा रहे हैं वो चीन की तरह धोखे और फरेब पर आधारित नहीं, बल्कि इंसानियत, सेवा और सद्भावना का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है चीन के बाद की नई दुनिया का निर्माण, यानी एक ऐसी दुनिया जो चीन की दादागिरी से पूरी तरह से आजाद होगी। इसके लिए सबसे जरूरी है चीन से इकोनॉमिक ग्लोबल पावर का रुतबा छीनना।
आज दुनिया में चीन की दादागिरी की एक बड़ी अहम वजह है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्रीज चीन में हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं जिससे भारत आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत योजना पर काम लगातार चल रहा है और प्रधानमंत्री पूरे देश को इसके लिए तैयार कर रहे हैं। भारत को स्वयं को सशक्त होना होगा, भारत को आत्मनिर्भर होना होगा। हम देश में कब तक कच्चा माल विदेश भेजते रहेंगे? यूरोप और अमेरिका के देश भी ये जानते हैं कि अगर चीन के मैन्युफैक्चरिंग हब को कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है तो वो जगह भारत ही है, क्योंकि चीन के मुकाबले मैन पावर भारत में ही है। इसलिए यूरोप और अमेरिका के देश भी भारत के आत्मनिर्भर अभियान में मदद कर सकते हैं। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। पूरी दुनिया का प्रोडक्शन हब बनने के लिए चीन ने 25 से 30 सालों की मेहनत की है, लेकिन भारत को यह काम बहुत जल्दी से जल्दी करना होगा, क्योंकि दुनिया को बेईमान चीन के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता है। मंत्री की सोच है भारत में परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, बदलाव करना चाहिए। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। मेक इन इंडिया, भारत में 2 मोबाइल फैक्ट्री से 250 मोबाइल फैक्ट्री आ गई है, आगे और बनने जा रही है। स्टार्टअप इंडिया, कुछ वर्षों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप मूवमेंट बन गया। तो ये मोदी जी के काम करने का तरीका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी सबसे बड़ी फॉरवर्ड प्लानिंग है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का तोड़ निकालना। चीन अपनी BRI प्रोजेक्ट के माध्यम से दुनिया के तमाम देशों को अपना क्लाइंट बना लेना चाहता है, एक दूसरे रास्ते से अपना गुलाम बना लेना चाहता है। भारत ने इसके काउंटर में बहुत पहले ही नए रास्ते खोलने पर काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले कैसे साउथ ईस्ट एशिया में चीन के BRI प्रोजेक्ट का तोड़ भारत ने ढूंढ निकाला है। जरा यह नक्शा देखिए। इसे ट्राइलैटरल हाईवे एंड द कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये एक हजारों किलोमीटर लंबी रोड है जिसके माध्यम से भारत सीधे नॉर्थ ईस्ट, म्यांमार और फिर थाईलैंड से जुड़ पाएगा। इसी तरह एशिया के दूसरे हिस्सों में भी भारत चीन के सिल्क रोड की काट तलाश कर रहा है। भारत इस वक्त दुनिया के कई हाईवे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है और इसमें उसे लगातार सफलता भी मिल रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ ईस्ट एशिया के देशों को एक साथ लाने के लिए एक फ्यूचर प्लानिंग में लगे हुए हैं और इस फ्यूचर प्लान का नाम है मेकॉन्ग गंगा कॉरपोरेशन। जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए। मेकॉन्ग साउथ ईस्ट एशिया की एक प्रमुख नदी है जो तिब्बत के पठार से निकलती है। इसके किनारों पर थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम जैसे देश मौजूद हैं। इसी तरह भारत की प्रमुख नदी गंगा है। दरअसल इन दोनों नदियों के बीच की सभ्यता, संस्कृति और समाज को एक साथ लाने के लिए भारत और साउथ ईस्ट एशिया के देश एक साथ काम कर रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भी इस पूरे इलाके में चीन के मंसूबों को बड़ी चुनौती दी है। चीन को अलग थलग करने के लिए रूस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत खामोशी से काम कर रहा है। रूस और भारत के इन मजबूत रिश्तों की वजह मोदी और पुतिन का पर्सनल टच भी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर साल 2015 में दुनिया में सोलर अलायंस या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का निर्माण हुआ। इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के विम्बले स्टेडियम में रखा था। इस गठबंधन में भारत समेत 122 देश शामिल हैं और ये सभी देश सौर ऊर्जा हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस अलायंस के माध्यम से 2030 तक $1000 बिलियन से ज्यादा का निवेश करने का लक्ष्य तय किया गया है। यानी वर्ल्ड लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व विजय वाला रथ बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र के 75वें सेशन को भी संबोधित करने वाले हैं। इस संबोधन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी फ्यूचर प्लानिंग को दुनिया के सामने और आगे बढ़ाने वाले हैं। दिल्ली से विजय लक्ष्मी के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी। और LAC पर किन किन पॉइंट पर है चाइनीज सेना की भारी डिप्लॉयमेंट, रक्षा मंत्री ने क्या बताया, बताएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद।